लंबे टाइम तक के लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज और वक्फ जैसी दूसरे मजहबों की प्रॉपर्टीज बचाने के लिए भी उसमें 16 पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं। 5 लोग सिर्फ बहस करेंगे 100 से ज्यादा पिटीशन से कि चीजें जो हैं गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। ये लोग सब आरएसएस के साथ मिले हुए हैं और जानबूझ के ये केस भी हारना चाहते हैं, ऐसा मेरा इल्जाम है। पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आ गई हैं, ये भी मैं नहीं मानता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से और हम जैसे दूसरे लोगों के हिसाब से आरएसएस के पूरी तरीके से हाथ में जा चुकी है और वो उन्हीं के इशारे पे उसकी लीडरशिप काम कर रही है। उसके अंदर जो 150 के करीब जो लोग हैं और तंजीमें हैं, वो सारे तो नहीं लेकिन उनकी लीडरशिप टॉप सारी आरएसएस की ही एक तंजीम बन चुके हैं और उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये जैसा हम जैसे लोग बार बार कह रहे हैं, ये प्लान ए है। हम देश और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये लोग हम जैसे लोगों से बात किए बगैर, और बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अच्छा रास्ता, सही रास्ता बताने के लिए केपेबल भी हैं और हमने काम भी किया है। इस देश में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज आजाद, मुझे ये बताना पड़ रहा है अब कि मैंने ही कराई सबसे ज्यादा। और 2013 का वक्फ का एक्ट जो है उसको भी उस शक्ल में लाने में मौलाना वली रहमानी साहब ने मेरी मदद दी थी। 2 रातें जाग के मैंने इसमें बहुत सारे सजेशंस दिए थे, जिसको अब अंडू किया जा रहा है इस कानून के जरिए से। उसके बावजूद भी, और मैंने 16 पॉइंट्स का एक जो पॉइंटर्स भी निकाले हैं, जो एक सोल्यूशन है लंबे टाइम तक के लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज और वक्फ जैसी दूसरे मजहबों की प्रॉपर्टीज बचाने के लिए भी उसमें 16 पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं। और उसके बारे में बगैर कोई बात की। और जब इन्होंने प्रोटेस्ट दिल्ली में किया था, ये लोग तो सब भाग गए थे ना, समय से पहले ही भाग गए थे, क्योंकि एक पुलिस के अधिकारी ने आके इनको कहा था चलो चलो चलो, तो ये भाग गए थे सब। उस समय भी आके मैंने ही रोक लगाई थी और ये बोला था ये पुलिस की बात गलत है। ये अपनी स्पीचेस छोड़ के भी बुजदिली का मुजाहरा करते हुए चले गए। अब बुजदिली है या मिली भगत है, ये बात तो सवाल मेरा सवाल देखिए, प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे, आगे भी होंगे, कौन भागा कौन गया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है कानूनी रूप से, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तक की जो कार्रवाई हुई उसके हिसाब से जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो ये कहेगा कि ये चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। जो वकील बहस कर रहे हैं अभी तक, जो उनकी हिस्ट्री है, जो ज्यादा 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हुई हैं, इस चीज को भी सारे वक्त के इशू को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है और वो हाईजैक करने में काफी हद तक कामयाब भी होगी। 5 लोग सिर्फ बहस करेंगे 100 से ज्यादा पिटीशन से, आपस में ही तय कर लिया। मैंने तो अभी जानबूझ के ज्यादा इसमें जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया कोर्ट के अंदर, हालांकि सारी चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सारा इल्जाम मेरे सर फोड़ दिया जाएगा कि प्राचा साहब ने आके ये गड़बड़ कर दी। इसलिए मैं सिर्फ बाहर रहकर और बहुत ही सब्र से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही है। कैसे गलत कैसे? एक तो पहली बात यह कि ये वही टीमें हैं सारी जिनका 100% हिस्ट्री है हर केस हारने की। हर केस 100%, 100, एक भी केस नहीं जीते आज, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो या दूसरे लोग, इनमें से 1-2 को छोड़ के सारे लॉयर्स और सारी तंजीमों का एक भी जीतने का कोई फॉर्मूला रहा ही नहीं है। और बाबरी मस्जिद को तो केस हारने के बाद अरशद मदनी साहब ने ये कह ही दिया था कि हम बाबरी मस्जिद का केस जीत गए हैं। और कपिल सिब्बल साहब ये तक कह चुके हैं कि हर केस जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, कुछ केस हारने के लिए भी लड़े जाते हैं। तो ये केस किस लिए लड़ा जा रहा है? मेरे ख्याल से तो ये हारने के लिए लड़ा जा रहा है, जिस तरह की तैयारी मुझे नजर आ रही है। अब तक की 2 बार की सुनवाई से तो वो इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या है? जैसे बाबरी मस्जिद में जीत हुई थी वैसे ही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यही वो सबसे बड़ा सबूत है कि चीजें जो हैं गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। ये लोग सब आरएसएस के साथ मिले हुए हैं और जानबूझ के ये केस भी हारना चाहते हैं, ऐसा मेरा इल्जाम है। वक्त और मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरा ये इल्जाम झूठा साबित हो और मैं दुनिया से माफी मांगू अपनी ये बात कहने की। लेकिन अब तक के हालात वही हैं, स्टे हो गया। देखिए, इसमें अभी तक 100% जो हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ अधिकारी हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब, उनकी 100% बात चली है। बाहर आके किस बात की तारीफें हो रही हैं ये मुझे समझ में नहीं। तारीफें ये हो रही है कि वो जवाब ही नहीं दे पाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किए, उन्होंने वक्त मांगा है। इसका मतलब उन्हें क्लियर ही नहीं था कि आखिर अमेंडमेंट क्या हुआ है और वो क्या लाना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है बाहर। तो इसलिए कह रहा हूं ना मैं, चली किसकी, लेकिन
अगर इतनी बड़ी सरकार जो है कोई जवाब ही नहीं दे पा रही तो कोई स्टे तो ले लेते। स्टे है तो स्टे बोला है ना। अच्छा स्टे है, हाँ, इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। बिल्कुल 100%। इसलिए तो कह रहा हूँ ये सब लोग। तो यथास्थिति वाली जो बात है ये क्या अपने आप से सुघोषित आ गई? क्या है मामला, बताइए ना, क्यों आप लोग देखिए, जानना चाहते हैं actual बात हकीकत ये क्या है कि ऑर्डर में कहीं लिखा हुआ दिखा दे मुझे कि स्टे ऑर्डर है तो मैं मान लूंगा। आप बताएं, मैं शायद मेरे पास ऑर्डर होगा, मैं दिखाई देता हूं आपको। ये, हाँ ये है वो ऑर्डर। इसमें यही ऑर्डर है ना जिसको स्टे 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 और स्टे और स्टे बोले जा रहे हैं। ये बता दें इसमें स्टे कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा ऑर्डर, ये रहा ऑपरेटिव पार्ट ऑर्डर। तो ये बात कहाँ से निकली फिर स्टे? मैं वही बता रहा हूँ ना, आप अगर 2 मिनट मुझे देंगे तो मैं आपको पूरा बिल्कुल। बैकग्राउंड बता दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 100% हारने वाली टीमें उतरी हुई हैं। अब मुआवजा कोई हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से तो हो जाए, उसमें तो अल्लाह का इख्तियार है, किसी का इख्तियार नहीं है। लेकिन हारने के लिए केस ये लड़ा जा रहा है, ये मुझे पूरी तरीके से कहने में कोई शर्म और गुरेज की बात है नहीं। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहें। इसमें जितनी पार्टीज हैं ज्यादातर वो सब तो हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए की जगहों पे। वो चाहेंगे, उनको तो एक फोन ही काफी है, अमित शाह जी की तरफ से नहीं, किसी कांस्टेबल की तरफ से ही, भाई ईडी वाला केस तुम्हारे पे दर्ज हो गया, चुप हो जाओ, हारो, इतना ही काफी है ना। यही तो करते आए अमित शाह साहब। क्या करते हैं? कितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज टूट गई, उनके खुद के सहयोगी टूट गए, सब उनके चरणों में लेट जाते हैं सब लोग जाके, चाहे अजीत पवार जी हो या कोई भी हो, सबके सब तो एक ही फोन में, और उसके बाद से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। यही कमोबेश हमारी दोनों जमीयतों के खिलाफ भी मुझे पता लगा है, ईडी का केस शुरू ही है। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? नहीं हारेंगे अमित शाह जी के कहने से, या हारेंगे ही? ये तो कह रहे हैं ना जिंदगी और मौत का सवाल है हमारी, हम ऐसे कैसे मान लें? जबान से बोल रहे हैं ना, जबान से तो मोदी जी भी बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है। ये सब आरएसएस। आप देखिए आरएसएस के अंदर एक ही तो उनका हॉलमार्क क्या है, झूठ बोलना। ये सब लोग भी आरएसएस के ही लोग हैं तो झूठ ही बोलेंगे ना ये। अब आप सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। पहले दिन कैसे मैं कह रहा हूं कि सॉलिसिटर जनरल साहब ही जीतते आ रहे हैं और जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। पहले दिन क्या हुआ, जो और ये संजीव खन्ना साहब से किसी प्रकार से बचना भी चाह रही थी सरकार, बच गई ना, बच गई। हाँ तो अब तो बच गई ना, बच गई ना। तो किसकी चली? सरकार की। अब मैं आपको दिन दिन के हिसाब से बताऊंगा। पहला दिन ऑनरेबल बेंच ने उस दिन ये माइंड दिया कि हम 3 चीजों पे स्टे देंगे। ये हम ऑलमोस्ट वो ऑर्डर डिक्टेट कराने लगे थे। हालांकि मेरा ये मानना था कि वो जो चीजें बताई गई उस दिन वो भी कोई मजबूत चीजें नहीं बताई गई, हमारी तरफ से हारने के लिए ही बताई गई, मगर 3 चीजों पे स्टे देने के लिए वो तैयार हो गए। तो वो इस तरीके से जज बन के, और ये भी टिप्पणी उनकी आई कि जज का कोई मजहब नहीं होता, और वो उन्होंने करके भी दिखाया है, मुश्किल फैसले किए हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी उन्होंने स्टे लगाया है। तो सरकार की पहली प्रायोरिटी ये थी कि ये संजीव खन्ना साहब जज जैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारे दबाव में नहीं आ रहे हैं, तो हमें इनको अवॉइड करना है। वो हो गया ना। पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन जब वो ये 3 स्टे करने की बात कर रहे थे, तो हालांकि वो अच्छे स्टे नहीं थे, मैं ये इस बात को कह रहा हूं, मैं इससे हट नहीं रहा हूं पीछे, उससे ज्यादा फायदा क्या, बिल्कुल भी फायदा नहीं होता जमीन में। तो पहले दिन जब 4 बज गए तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, और मैं आपको कन्विंस कर लूंगा थोड़े से और टाइम में कि स्टे नहीं देना चाहिए। ठीक है, उस दिन से अगला दिन चला गया, अभी कोई स्टे 2 की बात ही नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, अगले दिन में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर पास हुआ अगले दिन, जिसमें उन्होंने लंबा टाइम लिया, अब कोर्ट को गुमराह किया, और हमारे सारे के सारी फौज तमाशा देखती रही। किसी ने याद नहीं दिलाया, तो थोड़ा सा ही टाइम मांग रहे थे ना, नहीं दिलाया ना किसी ने याद। दूसरे दिन फिर यह हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि अब मैं रिटर्न में रिप्लाई फाइल करूंगा। अब रिटर्न में रिप्लाई फाइल करते ही की बात कहते ही किसी भी वकील को, और बाहर आके तो सब लोग वकील कह ही रहते ये क्या बेवकूफ़ी कर ली, रिटर्न में तो वो इतना मोटा फाइल करेंगे, उसका जवाब देने में भी आपको टाइम लग जाएगा, फिर फैसला क्या होगा उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई होगी। ठीक है, वही हुआ। अगले दिन वो कामयाब हो गए, हमारी तरफ से किसी ने उसमें कोई ऐसी जोरदार बहस करके स्टे ले लेते, भाई स्टे नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट भी ये नहीं कहा कि इस स्टेटमेंट से सरकार जो है बाध्य रहेगी, बंदी रहेगी, ये कहीं नहीं है, पढ़ लीजिए आप। ये है, इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग,
यानी कि जो 5 तारीख पिछली गुजर गई, नो वफ इंक्लूडिंग वफ बाय यूजर वेदर डिक्लेयर्ड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीनोटिफाइड नॉर विल देयर कैरेक्टर और स्टेटस बी चेंज्ड। ये स्टेटमेंट दी है। अब स्टेटमेंट नहीं, एफिडेविट दिया था बाबरी मस्जिद के तोड़ने से, शहीद करने से पहले, क्या हम इसे टच नहीं करेंगे, दिया था ना। इस सरकार की स्टेटमेंट पे, सॉलिसिटर जनरल साहब की स्टेटमेंट पे हमारे सभी बड़े से बड़े पार्टी के लोगों ने, और ओवैसी साहब जो सबसे अच्छी बहस कर सकते हैं इसमें, वो शेरवानी पहन के कलरफुल पीछे बैठे रहे, और डेट मिल गई और ये रिटर्न में फाइल करने का मौका मिल गया,